ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं हेनरी लॉ। मैंने कहा था कि हेनरी लॉ क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है कितने पार्टिकल्स जो है डिसॉल्व है। वही कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना भी अगर आपको पूछा जाएगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो आपको मैंने कहा था कि प्रेशर जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। और यहाँ से हमने कहा था कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, के, और यहाँ पे क्या हो जाता है इस प्रकार से। अब जितना ज्यादा के एच की वैल्यू होगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम होती चली जाएगी। हमें जो है बेसिकली हेनरी लॉ से आपको पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जो है कितना जो है सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो डिसॉल्व है। अब जितना ज्यादा के एच की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, जितना के एच की वैल्यू कम होगी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम, सॉरी के एच की जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें इस ग्राफ से हमने सिखाया था कि आपको कि जैसे ही हम लोग प्रेशर जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा है तो प्रेशर भी देख रहे हैं क्या होते जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वेपर का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे वेपर का फॉर्मेशन करेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, और फिर वहां पे जो है प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा। हमने यहाँ पे आपको बताया था कि पी इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, जहाँ पे के एच क्या था, हेनरी कांस्टेंट था। अच्छा, के एच जो है हेनरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। आपको ये ध्यान रखना कि हेनरी कांस्टेंट यानी कि जो के एच की वैल्यू है इस पे भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ जो है गैस पे डिपेंड करता है, कैसा ले रहे हो, वोलाटाइल ले रहे हो, नॉन वोलाटाइल ले रहे हो। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि जितना ज्यादा प्रेशर का यूज करोगे तो भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बोलिए। बड़े ओके, बढ़ेगी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप लोग क्या करोगे, हेनरी लॉ जो है बेसिकली जो था वो किसके ऊपर है, गैस के लिए। अगर आप सॉलिड चीजों को बनाओगे तो चीजें जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेंगी, लेकिन गैस के पार्टिकल को अगर डिसॉल्व करोगे तो उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हेनरी लॉ जो गैस के लिए लगेगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाता है, गैप बढ़ जाता है, जिस कारण से गैसेस क्या हो जाती है, इनकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, जो है डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इसका जो एप्लीकेशन मैंने बताया था कहाँ पे होता है, आप लोग पानी जो सॉरी कोक पीते हो या स्प्राइट पीते हो, या आप माउंटेन जो क्लाइंब करते हैं वो जो यूज करते हैं, या जो तीसरा जो मैंने बताया था वो कौन था, स्कूबा डाइवर जो यूज करते हैं, तो वो इस प्रकार से क्या करते हैं, इनका जो है यूज करते हैं। ठीक है, ओके। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, आपको मैंने बताया था कि ज्यादा प्रेशर जो है ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता है। जहां पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन डिसोसिएशन होगा वहां भी ये काम नहीं करेगा। जहां पे केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे हेनरी लॉ जो है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन नहीं होगा, एक नया कंपाउंड जो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये हेनरी लॉ की क्या थी, डिविजन थी। अगर जब मैं बताऊं कि सिंपल शब्दों में हेनरी ने क्या कहा था कि किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज करोगे, तो उन्होंने सिंपली क्या कहा, केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, जो है डिक्रीज हो जाएगी। केएच की वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी जो है आपकी बढ़ जाएगी। और हेनरी लॉ के अनुसार से जो प्रेशर का फॉर्मूला था वो क्या था, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है प्रेशर निकाल सकते हो अगर जो मोल फ्रैक्शन दिया और के एच की वैल्यू दी हुई है। तीसरा, अगर जो गैस के केस में बात करेंगे हेनरी लॉस, तो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बताइए डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल जैसे दूर दूर होंगे वो क्या हो जाएगा, उनके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये जो है ज्यादा प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर पे भी वर्क नहीं करता है। इसके एप्लीकेशन आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कोक की बोतल में यूज करते हैं। दूसरा आप लोग जो माउंटेन क्लाइंबर के रूप में यूज करते हैं। तीसरा जो हम लोग कहाँ पे है, स्कूबा डाइवर या जो स्विमर लोग जो है यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है, जब ये केमिकल रिएक्शन एसोसिएशन डिफ्यूजन बनाए, या फिर आप लोग क्या करोगे, ज्यादा जो है केमिकल अंदर में ही कोई केमिकल चेंजेस ना हो जाए, और ये ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता है। इसके बाद हमने जो कुछ एग्जाम्पल कराए थे, अब हम लोग जो है बात करते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर तो हो गया था कि नहीं हुआ था, हो गया था। ओके। तो वेपर प्रेशर का जो है आप लोगों को मैंने दो फॉर्मूला बताया था। जब प्योर होगा तो फॉर्मूला बताइए, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, को बताना चाहेंगे, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, दूसरा अगर जो कंटेनर है पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, टोटल प्रेशर निकालने के लिए कहा था तो मैंने क्या कहा था, पी ए
इक्वल टू पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी, बोलिए। और इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीटी इक्वल टू पी ए पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा था कि टोटल प्रेशर जो है आपने जो है कंटेनर का निकाला था। ये कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती, तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। कौन कौन सा, ये जो ना साइज शेप कंटेनर के डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, आपको मैंने कहा था कि ये जो है इंट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है उस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगेगा उस पर डिपेंड करता है। तीसरा मैंने बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो, वोलाटाइल ले रहे हो, नॉन वोलाटाइल ले रहे हो, इन पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर मैंने कहा था टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अब चौथा ऐसा भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो पी ए इक्वल टू क्या हो जाता है, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब जितना ज्यादा मोल होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। अच्छा बताओ, पी ए का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी ए का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, और पी नॉट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, पी नॉट ऑफ ए प्योर प्रेशर ऑफ ए। वेरी गुड, क्या हो जाता है, प्योर प्रेशर ऑफ ए। और यहाँ पे एक्स ए का मतलब क्या हो जाता है, मोल, वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से जो हम लोगों ने सारी चीजें जो बढ़ी थी, आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर जैसे इफेक्ट करेगा तो इसका जो है क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो, वोलाटाइल ले रहे हो, नॉन वोलाटाइल ले रहे हो, तो इन सब चीजों पे भी क्या करेगा, ये जो है डिपेंड करता है। अब हमने रॉल्स लॉ के अनुसार से आपको बताया था, यहीं से हमारी जो है शायद शुरू होने वाली है, यहीं से हमारी क्लास शुरू होगी। ओके ठीक है, हाँ अब इसको थोड़ा स्लो करते हैं, आराम से सुनिएगा। देखो, रॉल्स लॉ के अनुसार से मैंने आपको प्रेशर तो निकालना सिखा दिया कि किसी भी सॉल्यूट के अंदर, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि कैसे हम लोग प्रेशर निकालते थे। मैंने कहा था कि मान लो कि मेरे पास क्या है, कोई एक कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक कोई कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, प्योर सॉल्वेंट रखा। ठीक है, इस कंटेनर के हमने क्या रखा, प्योर सॉल्वेंट रखा। और आपको मैंने कहा था सॉल्वेंट को किसको मानना है, ए मान लेना। ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि आपके जो ना क्वेश्चन में जो दिए होंगे ना, पी ए पी बी के टर्म में दिए रहेंगे, फिर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये क्लोज है, ऐसा नहीं सोचना कि हमने ओपन करके रखा है। जब भी प्रेशर बनेगा तो क्या बनेगा, क्लोज में बनेगा। यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये जो हमने क्या करा कि इस प्रकार से हमने जो है इसको कंटेनर को बंद कर दिया। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का। तो ये क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू इट्स फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि रॉल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपका जो है मोल फ्रैक्शन का। बस इतना सा ध्यान रखो। रॉल्स लॉ में आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन की। इतनी सी बात याद है तो बाकी चीजें जो है मैं आपको याद करा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, अब चलिए, हमने क्या कहा कि सॉल्वेंट को आप क्या मानोगे, ए मान लेना। सॉल्वेंट को क्या मानोगे, ए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ए और बी के टर्म में ही फॉर्मूला दिया है। आपके जब एग्जाम में फॉर्मूला ए और बी के टर्म में आ जाएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि हम कैसे लगाए। और सॉल्यूट को आपने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, सॉल्यूट को हमने क्या मान लिया, बी। अब देखो, दोनों को हमने क्या करा, मिक्स करा और एक कंटेनर के अंदर जो है ए बी का जो है फॉर्मेशन कर लिया। हमने क्या कर लिया, ए बी का जो है फॉर्मेशन कर लिया। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है ए बी का जो है क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। और हमारे पास जो है ये इस प्रकार से जो है ये बन गया। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, अब जैसे ही हमने क्लोज करा तो इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स आएंगे,
बोलिए, ए बी के पार्टिकल्स आएंगे, ए बी के आएंगे, और यहाँ पे कौन कौन से होंगे, ए के होंगे, ए के होंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी बी के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ओके। अब हमने क्या कहा कि जो अकॉर्डिंग टू द राल्स लॉ जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर का निकाल रहे हैं तो हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, ए का। ओके, अच्छा, हमने आपको पिछली क्लास में वेपर प्रेशर में आपको डिराइव करके दिखाया था कि यहाँ से हम पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर देता है। कैसे किया था, यहाँ पे हमने क्या करा था, पी ए इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, फिर हमने कहा था कि अगर जो मेरे पास प्योर होगा तो सिर्फ प्योर वेपर प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मैंने मान लिया कि सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे पास, प्योर है, प्योर ए ले लिया। अच्छा, प्योर ए ले लिया तो बताओ बी होगा क्या, क्योंकि हमने कहा कि भाई सिर्फ हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं प्योर बना रहे हैं, प्योर का मतलब किसी चीज का मिलाना नहीं होता है। अगर जो प्योर ए है इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर बनेगा, ए का प्रेशर बनेगा। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइएगा कि मेरे पास प्योर ए है तो क्या मोल फ्रैक्शन जो ए होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड। सिर्फ एक ही कंपाउंड है तो यानी कि एक ही कंपाउंड के लिए निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए, हमने अभी कहा कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। ओके, अच्छा, हमने कहा कि फिर हमने जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में थोड़ा, ताकि इसको भी प्योर लिख दूं। मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूँ, सॉरी, मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या ले आता हूँ, के ए ले आता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने क्या करा कि अब जैसे ही मैंने पी ए के लिए लिया, अब आपके पास अगर जो प्योर प्रेशर के टर्म में मेरे को लाना है, सिर्फ और सिर्फ ये कब होगा, जब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली होंगी। हमने अभी ऐसा माना नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर है। अब हम मान रहे हैं कि प्योर है, अगर जो प्योर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। अब अगर जो प्योर है तो इसका मतलब है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमने कितना माना, 1, तो के की जगह पे हमने क्या मान लिया, पी नॉट ए। यही चीज हमने जो है क्या करते थे, वहां पे डायरेक्टली यूज कर लेते थे, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, आपसे यूनिट पूछ दिया जाएगा तो आप लोग क्या बताओगे, ठीक है। अब हम लोग जब प्रेशर की यूनिट जो भी होगी, यहां से अगर जब के की यूनिट पूछा जाता तो बताओ क्या बताते, आपको पता है कि जो यूनिट प्रेशर की हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, यानी कि के की हो जाएगी, यानी कि जब आप रॉल्स लॉ का यूज करते हैं। अब देखो यही चीजें इन्होंने बताया, इन्होंने क्या करा कि रॉल्स लॉ कि आपके पास अगर से एक कंपोनेंट है तो यानी कि इस प्रकार से उन्होंने क्या निकाला, पी ए जो पार्शियल प्रेशर है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि पी ए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। पी ए क्या हो जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पी नॉट ऑफ बी क्या हो जाएगा बताइए, प्योर वेपर प्रेशर। वेरी गुड, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, एक्स से मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वेरी गुड, थैंक यू, ऑफ ए। ठीक है, अब देखो मैं इसको ना ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनता कैसे है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास, क्योंकि हम आगे जो है आइडियल नॉन आइडियल का केस पढ़ेंगे, तो इन्हीं ग्राफ पे हमारा जो है पूरा का पूरा आगे की क्लास हमारी टिकी हुई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे मान लिया पीबी, कहीं पे भी मान लेता हूँ मेरे पास कितना प्रेशर है, और यहाँ पे मैंने मान लिया, जरूरी नहीं है कि सीधा में मानो, आप चाहो तो कहाँ भी मान सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ये नीचे कम होगा एक ज्यादा होगा, तो वो तो डिपेंड करता है हमारे मोल फ्रैक्शन पे, आप कितना मोल ले रहे हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीधा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और ये मोल जो है हमारे हाथ में डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे ए के पार्ट ए का लिए है, और यहाँ पे क्या लिए है, बी का लिए है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने प्योर ए लिया, मैंने क्या ले लिया, प्योर ए ले लिया, तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, 1 होगा। अगर मैंने
प्योर बी लिया तो बताओ मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ओके ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। मान लो कि आपने अगर जब मोल फ्रैक्शन ए लिया तो पी ए जो का फॉर्मूला है वो क्या है? पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और इसी तरह से पीबी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? बी है। ओके ठीक है, ध्यान। अब देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए लेना, यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जो है टर्म आएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे तो 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 1 है। अब जैसे ही यहां से आप क्या करोगे? इस ग्राफ को लेके चलोगे और इस ग्राफ को यहां से लेके चलोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो भी होगा तो ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 0 होंगे। यहाँ पे ए के जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? बी है। ओके अच्छा, मुझे बताओ कि जब यहाँ पे है तो यानी कि जो प्रेशर होगा वो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? जैसे जैसे बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन वैसे वैसे पी ए का भी वैल्यू बढ़ेगा। बोलिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। ये बात समझ में आई कि मैंने कैसे लिखा है? ये मैंने कहा कि यहाँ पे देखो ध्यान से कि ए का जैसे जैसे आप यहाँ पे ए तो मैक्सिमम है, यहाँ सॉरी बी तो यहाँ पे मैक्सिमम है, बी के सॉल्यूट मैक्सिमम, ए का जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो 0 है। लेकिन आपने क्या करा कि धीरे धीरे बढ़ाया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0.1 किया, 0.2 किया, तो जैसे जैसे बढ़ाओगे तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा। तो देखो ये ग्राफ भी प्रेशर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। अब देखो सिमिलरली यहां से क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे ए की जगह पे मैंने बी लिख दिया है, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी बी सॉरी पी ए नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे बी के पार्टिकल 0 है, लेकिन यहाँ तक आते आते जो है बी का पार्टिकल क्या हो जाएगा, या बी का जो है मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा जब वो क्या हो जाएगा? प्योर बी यानी कि जो है मैक्सिमम मोल हो जाएगा या मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो हमें तो टोटल निकालना है। हमें जब अगर टोटल निकालना है तो हमने क्या कर दे, इस यहां से यहां तक जा रहा होगा, यानी कि पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पीबी हो जाएगा। और पी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डाल्टन्स ने कहा, सिंपली क्या कहा कि अगर किसी कंटेनर में 3 कंटेनर है, अगर जो उसका एक का प्रेशर ए है, दूसरे का प्रेशर बी है, तीसरे का प्रेशर सी है, तो तीनों का जो प्रेशर होगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये डाल्टन्स ने कह दिया और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। वापस चलते स्लाइड में। इन्होंने भी देखो क्या करा कि यहाँ पे एक्स ए का मॉलिक्यूल्स क्या ले लिया? 1 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक्स बी का 0 ले लिया, और इस प्रकार से यानी कि जो है इन्होंने ग्राफ बनाया। अच्छा देखो हमने जो ग्राफ बनाया है यहाँ पे थोड़ा नीचे बनाया है इसको। ऐसा कोई नहीं सोचना कि सर क्या हमेशा ये नीचे होगा, नहीं, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितना ज्यादा ले रहे हो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का। जितना ज्यादा लोगे तो उसके अनुसार से क्या निकलेगा? आपका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। किन्हीं को डाउट हो तो बताइए। आपसे वेपर प्रेशर में आपको 2 ही चीज याद रखना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, वेपर प्रेशर में आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है। एक तो ये टोटल प्रेशर, और अगर जब पर्टिकुलरली सिंगल का दिया रहे तो इस प्रकार से लेना है। ठीक है, ओके। मैं आपको इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अच्छा इसी को पहले कर देते हैं। आपके पास देखो यहाँ पे चलते हैं कि आपको क्या कर रखा है। देखो ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या क्या दिया है। एट 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। वेपर प्रेशर किसका दिया है? मिथाइल अल्कोहल। मैं इसको मिथाइल को एमए लिख दूं, और कितना दिया है? 96 टॉर्क दिया हुआ है। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? किसका पूछ रहा है? मिथाइल अल्कोहल CH3OH को भी हम लोग क्या कहते हैं?
मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, हम लोग CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है पढ़ा होगा। तो इसको हमें निकालना है, तो हमने इसको क्या मान लिया, यानी कि जो है X मान लेंगे। ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपको पार्शियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है, यहाँ पे इसको P0 ले लीजिए, और यहाँ पे आप चाहो तो वेपर प्रेशर P0 की जगह पे हम लोग P भी लिख दे तो चल जाएगा। ओके, अब हमारे पास P जो दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है, Pa की जो वैल्यू दी हुई है, या PCH3 हमें कितना दिया हुआ है, आपको 23 दिया हुआ है। ओके, आपके पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो क्या है, Pa इक्वल टू, बताइए क्या होता है, बताइए, कोई बताना चाहेंगे? प्योर फ्रैक्शन ऑफ ए, वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, मिथाइल है, तो मैं मिथाइल लिख देता हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने मिथाइल नहीं लिखा, तो भी आप लोग जो है यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल लिख लीजिएगा। P0 ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ओके, अच्छा मुझे बताओ पार्शियल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पार्शियल वेपर प्रेशर CH3 का, कितना दिया, 22। ओके, अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन का जो है, यानी कि कितना दिया हुआ, प्योर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 96। अब आप मुझे बताइए कि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हम निकाल सकते हैं? यस सर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ma इंटू 96 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 20, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 96। अच्छा बताओ, कोई कट रहा है टर्म, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताइए। 23 से कट रहा है क्या, 2 नहीं, अगर जब मैं यहाँ पे कर दूं, नहीं कट रहा मेरे ख्याल से, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर जब दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे 25 ले लेता हूँ उसको, और यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 0.25 के आसपास आ जाएगा। देख लो आंसर कितना दिया हुआ है, 0.24 दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आया आपको? यस सर। ओके, ठीक है। अब मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मेरे को, अब मैं डिवाइड करूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। जहां पे जरूरत है तो वहां तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं है तो वहां पे हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि इफ 0.78 बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोल्यूइन आर मिक्स्ड, P0 ऑफ बेंजीन 40 mm ऑफ Hg दिया हुआ है और P0 ऑफ टोल्यूइन दिया हुआ है इतना, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। आपसे क्या पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर एंड टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है। क्या हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ, पार्शियल, हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है? चलिए, किन्हीं को डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, क्योंकि आपके पास यही वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया था। मतलब थोड़ा बहुत जो है आपको हो सकता है कि चेंज हुआ था, लेकिन चीजें जो है यही पे आंसर थे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि P0 पार्शियल प्रेशर निकालना, तो Pa इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आपको अगर जब नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो टोल्यूइन का दिया हुआ तो मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे आप पीटी, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। बेंजीन का मोल कितना हो जाएगा, N बेंजीन C6H6। आपको पता है कि जो बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाता है, 0.8, और यहां से हमारे पास कितना आ गया, 0.01 हो गया। ओके, सब किया हम सब परफेक्ट। अभी क्लास के दौरान सब बच्चे मैसेज करते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मोल निकल गया, बोलिए किन्हीं को दिक्कत है मोल निकालने में? ओके, उसी तरीके से अब हम क्या निकालते हैं, टोल्यूइन का मोल ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन क्या होता है, C6H6CH3 होता है। मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, C6H5
एंड CH3 होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा कि आपको कितना दिया हुआ है 0.92, और टॉल्विन का मास जो होता है मोलर मास वो कितना हो जाता है 92 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.14। ओके, क्या क्लियर समझ में आ रही है? अच्छा, मोल फ्रैक्शन जब सिमिलर हो ना तो आप लिख सकते हो किसी का भी हाफ ही होगा। अब इस बात को ध्यान रख लेना कि जब दोनों का मोल सेम होगा तो यानी कि ऊपर में भी 0.1, नीचे में 0.1 प्लस 0.1 और डिवाइडेड बाय यानी कि 1 बाय जो है 2 हो जाएगा। मैं करके दिखा दूं क्या? चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को जो है ये क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हमने कहा कि बेंजीन का निकालना है तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.01। अब देखो यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.02। अब दशमलव को हटाओगे तो दोनों जीरो हट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। ओके, अब आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं बेंजीन का जो है क्या निकालना है आपको, पार्शियल प्रेशर C6H6। तो यानी कि प्रेशर भी किसका लगाओगे P0 C6 और किसका लगाओगे H6 का। ओके, अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन कितना है 1/2। ओके, तो यहाँ से 1/2 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 40 है, 40 इंटू 1/2 और आपका जो पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 20 mm ऑफ Hg। बोलिए यहाँ मतलब किसी को क्लियर है? तो किसी को कोई दिक्कत है? वेरी गुड, नेहा ने सेकंड वाला भी निकाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं टॉल्विन का निकालता हूं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं टॉल्विन को TOL इक्वल टू P0 ऑफ TOL इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या हो जाएगा कि टॉल्विन का कितना दिया हुआ है 200, कितना दिया हुआ है 200 इंटू मोल कितना हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 mm ऑफ Hg। बोलिए ठीक है, टोटल कहा जा रहा है तो यानी कि क्या करेंगे 20 प्लस और 100 यानी कि कितना हो जाएगा PT इक्वल टू कितना हो जाएगा टॉल्विन प्लस बेंजीन। बेंजीन का आपके पास 100 सॉरी टॉल्विन का 100 और बेंजीन का कितना है, यहाँ से जो है आपका कितना आ गया 120 mm ऑफ Hg। वेरी गुड, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाइए। आपके पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ हूं, मोल फ्रैक्शन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड टोटल वेपर प्रेशर जो है आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बोलिए? ये मैं होमवर्क के लिए दे दूं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। यस सर। बिल्कुल सिमिलर है, तो आप लोग इसको घर पे बनाना। ओके वेरी गुड, निशान ने निकाल भी लिए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको एक बार घर में ट्राई करना, नहीं बनता तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब हम बात करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। मैं देखो एक छोटी सी ना आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कोई भी गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, फैक्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम एक एक करके फैक्टर भी पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना नीट में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन आइडियल सॉल्यूशन है कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। आपको 4 फैक्टर मेनली जो है याद रखना है, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, आप लोगों ने एक रोग का नाम पढ़ा होगा HIV रोग, जानते होंगे सभी। ठीक है, हमें सबसे पहले सबसे पहले जो देखना है वो वॉल्यूम देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है वॉल्यूम देखना है। अभी आगे एक एक करके अलग अलग भी बताएंगे। हमें इन 4 फैक्टर पे आपको वर्क करना है। पहला वॉल्यूम देखेंगे, दूसरा आपको यानी कि चेंज इन वॉल्यूम लिख लो, आप वॉल्यूम ना लिखे जो चेंज इन वॉल्यूम देखो, या वॉल्यूम भी कह सकते हो अभी हम, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो आगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे इंथैल्पी। H का मतलब क्या होता है इंथैल्पी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंथैल्पी। ओके, तीसरा आप देखोगे इंट्रैक्शन। अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, जब हम आइडियल की बात करेंगे तो आपको चीजें जो है समझ में आ जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा वो रॉल्स लॉ।
क्योंकि रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी के द्वारा हम पहचानेंगे कि कौन कौन है। अच्छा, पांचवा ना किसी जगह पे आपको वैसे तो उससे पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन मैं लिख देता हूं, आपकी कई जगह पे लिखा हुआ होगा, डेल्टा एस जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल्टा जी होना चाहिए लेस देन 0। ये मैं बताऊं तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आइडियल एंड नॉन आइडियल दोनों के लिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है, दोनों में सेम रहता है, इसलिए हम इसकी जिक्र जो है ज्यादा जगह नहीं करते, लेकिन कई सारी जगह पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था डेल्टा एस की वैल्यू आइडियल में क्या होती है, तो आपको इस प्रकार से बताना पड़ेगा। चलिए, आपको अगर कोई भी पहचानना है कि कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, तो आप ये लगाना HIV रो। ठीक है, H से यहाँ पे क्या हो जाता है इंथैल्पी, I से क्या हो जाता है इंटरेक्शन, V से क्या हो जाता है वॉल्यूम, R से क्या हो जाता है रॉल्स लॉ। अगर ये सभी फॉलो करते हैं तो वो आइडियल गैस होंगे, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो कैसे गैस हो जाएंगे, नॉन आइडियल गैस हो जाएंगे। अब ये तो समझे, ठीक है सर, इन फैक्टर से पहचान, एक मेरे को एग्जाम्पल लेके दिखाओ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। हाँ बोलिए दीक्षा। सर आपने एच का मतलब क्या बताया? सॉरी सर वो HIV बताया ना आपने, तो उसमें एच की फुल फॉर्म क्या बताई? इंथैल्पी, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं H से। ठीक है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है कि हम जो है एक आपको समझाते हैं आइडियल का, फिर वापस अपने स्लाइड में चलते हैं, क्योंकि मैं लिखता हूं तो शायद ज्यादा आपको समझ में आएगी। आइडियल सॉल्यूशन, हमें अब पहचानना है कि कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, हम पहला पॉइंट देखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो तो हम लोग क्या कहेंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन है। आपको इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए 3 कंटेनर का यूज कर रहा हूँ, या 3 ग्लास का यूज कर रहा हूँ, या 3 बीकर का यूज कर रहा हूँ। अब ये सारी चीजें जो है मैंने क्या करा कि एक के अंदर मैंने क्या रखा, 50 ml वाटर रखा। ठीक है, दूसरे के अंदर मैंने क्या करा कि 30 ml जो है, यानी कि क्या रखा मैंने, कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, या कोई भी लिक्विड भी डाल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 30 ml। अब साइज पे मत जाना कि सर दोनों बराबर है तो 50 और 30 कैसे लिख दिए। अब हमने क्या करा, ये A है और ये B है, और हमने जो है क्या बना लिया, C बना लिया। ओके, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो है C बना लिया। अब जो इसका वॉल्यूम होना चाहिए वो अगर 80 ml है, तब हम क्या कहेंगे, यानी कि ये C है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई कि हमें इसका डेल्टा V का मतलब क्या हो गया कि अगर जितना वॉल्यूम है इसके अंदर A और B के अंदर, उतना ही वॉल्यूम अगर C के अंदर है, तो ये यहाँ पे देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल में से हम लोग अगर इनिशियल माइनस कर देंगे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दूसरा मैंने कहा इंट्रैक्शन, या जिसको कई जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में लिख देता हूं। अब देखो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ए के जो इंट्रैक्शन लग रहा होगा, इसके अंदर कैसा लग रहा होगा, बीबी का लग रहा होगा, और इसके अंदर हमने दोनों बनाए हैं तो इसके अंदर कैसा लग रहा होगा, AB का। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तीसरी पॉइंट आपके पास, हम अब इंथैल्पी लेते हैं। चेंज इन इंथैल्पी जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर ये चेंज इन इंथैल्पी 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, मैं यहीं पे समझाता हूं कि अगर इसके अंदर वेपर बनाना है तो इसको हीट क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इसको क्या करना है, वेपर में जाना है, तो ये क्या करेगा, हीट लेगा, तभी तो वेपर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ये क्या कर रही है, यानी कि जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये भी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा वेपर में जाने के लिए। ठीक है, और ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि AB का इंटरेक्शन होगा तो यानी कि क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। जितना आपने हीट इन दोनों को दिया
उतना ही अगर ये रिलीज करेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मैंने इसको हीट कितना दिया, 30 जूल दिया, और इसको मैंने कितना दिया, 20 जूल दे दिया, और यहाँ से भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होनी चाहिए, 50 जूल होनी चाहिए। तो यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ में आ रहा है? ओके, अब हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रॉल्स लॉ। वैसे तो रॉल्स लॉ आप लोगों को मैंने बताया कि इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस, जो भी आप उसके अंदर यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए अब हमने यहाँ पे सीख लिया रॉल्स लॉ के बारे में। यहाँ पे आप जो एब्जॉर्ब कर रहे हो, यानी कि जो प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो पी रॉड्स के बराबर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा होता है तो रॉल्स लॉ यानी कि जो है क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, कई जगह पे ना इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, पी अब्जॉर्ब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये चारों के चारों रूल फॉलो कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है? बोलिए, हाँ बोलिए दीक्षा। सर फोर्थ पॉइंट क्लियर नहीं है। ओके, रॉल्स लॉ आप लोगों को क्लियर नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो एक्सपेरिमेंट, ये जो एब्जॉर्ब करोगे कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंट, जो ये रॉल्स लॉ है आपने कैसे किया, फॉर्मूला से। अगर ये दोनों की दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है जो आपने एक्सपेरिमेंट एब्जॉर्ब किया और जो रॉल्स लॉ से निकाला, दोनों की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू जो सेम आ गई, यानी कि रॉल्स लॉ को फॉलो कर रही है। जो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए निकाला था वही तो निकला आपका ये रॉल्स लॉ से। तो अगर ऐसा होता है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है? हाँ निशान बोलिए, पूछिए। ठीक है, अब देखो आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं एग्जाम्पल। मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताऊंगा पहले, लेकिन यहाँ पे मैं समझाता हूं कि एग्जाम्पल कैसे होते हैं। दो बातें ध्यान रखना, लगभग उसकी। सर, हाँ बोलिए आर्यन। सर रॉल्स लॉ फिर से बता दो। ओके, मैंने कहा रॉल्स लॉ क्या कहता है कि इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा वो किसी भी सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, हमने इसी चीज को कहा कि अगर जब मैं प्योर ले लूंगा तो यहाँ पे प्योर के लिए कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने प्योर लिया तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रॉल्स लॉ से हमने क्या करा, यानी कि जो प्रेशर निकाला। रॉल्स लॉ सिंपली क्या कहता है कि इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, रॉल्स लॉ। इसके अनुसार से हमने क्या करा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालेंगे, टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो पीटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये जो एब्जॉर्ब्ड होगा वो एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, यानी कि जो है जो तरीके होते हैं एक्सपेरिमेंटल, और ये जो निकालेंगे हम रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर जो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो गैस कैसा है, आइडियल है। अब बोलिए दीक्षा। सर पी जो एब्जॉर्ब होगा उसकी वैल्यू हमें दी होगी क्या? पी जो एब्जॉर्ब होगा उसका क्या होगा, वैल्यू दी होगी क्या हमें? हाँ, वो आपको दी हुई होगी। हमें जो जनरली निकालना होता है वो हमें यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस ये चेक करना है कि आप कैसे कहोगे कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दिया ही हो। हम तो पी रॉल्स, हमारे पास तो फॉर्मूला है, हमारे पास ऐसा आपसे तो कोई कहेगा नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी बच्चे को एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि जाओ इसके पी अब्जॉर्ब की वैल्यू, या तो दिया रहेगा आपसे, अगर जब पूछ रहा है कि सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं है, या तो दिया रहेगा
नहीं दिया रहेगा तो आपको मान लेना है कि यानी कि अगर वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंडिकेट कर देता है कि आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आगे जब पढ़ोगे तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इसकी दो बातें याद रखना कि आइडियल सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, दूसरा इसकी साइज जो है ना लगभग सेम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास C6H5Cl एंड ये क्या हो जाएगा C6H5 क्लोरीन और यहाँ पे जो है ब्रोमीन। दोनों की देखो साइज क्या है, बिल्कुल लगभग सिमिलर है। अगर जो दोनों की साइज लगभग सिमिलर है तो ये कैसा हो जाएगा, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैसे पहचानोगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताओ कि कौन जो है आइडियल गैस है या नहीं है। जैसे कि आपको आगे मैं क्वेश्चन लिया हुआ हूं, आप जब आपको ये सीट जाएगी तो आप देख भी सकते हो। जैसे मेरे पास C2H4 और यहाँ पे हमारे पास क्या है Cl2 एंड मेरे पास क्या है C2H4 एंड F2। ये भी कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तीसरा आपको मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है कि सपोज करो कि CH3I एंड CH3 एंड क्या हो जाएगा ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो नियरली हमने जो है लिया, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। ओके, देखो क्या कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन, an ideal solution may be defined as the one which obey Raoult's law over all the concentration range at a given temperature. The total vapor pressure of an ideal solution containing liquid A and B given the following equation। यानी कि आपको मैंने कहा था P equal to PA plus PB और PA की जगह पे P naught of A into mole fraction of B plus P naught of B into mole fraction of B लिख सकते हैं। क्या क्लियर हो रही है बातें, बोलिए। ओके, अब यानी कि आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताना है। मैं थोड़ा सा जो है पहले अपने तरीके से आपको समझाता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। मैं फटाफट से इसको समझाऊंगा क्योंकि आपको मैंने जो है समझा दिया है। आइडियल बस जस्ट इसी का रिवर्स होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब मुझे बताइए कि आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके अंदर था, इसके अंदर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। दूसरा आपको मैंने क्या बताया था, चेंज इन एंथैल्पी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतना एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल हो जाएगा। तीसरा आप मुझे बताओ कि इंट्रैक्शन, वो इंट्रैक्शन जो है वो क्या होंगे, तीनों के बराबर नहीं होंगे। यानी कि ए का इंट्रैक्शन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीबी का इंट्रैक्शन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का इंट्रैक्शन। ठीक है, चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ये क्या करता है, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब देखो कैसे नहीं करता है, पी जो अब्सॉर्ब्ड होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ग्राफ भी बनाऊंगा अभी, जस्ट आपको जो है यहाँ पे आपको पहले समझा दे रहा हूँ, जस्ट थोड़ी देर के बाद जो मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, पी ऑब्जॉर्ब जो है वो या तो एक वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या लेस देन 0 हो सकती है। नॉट इक्वल का मतलब तो यही है, 0 नहीं होगा। अगर से 0 नहीं होगा तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। खुद सोचो, अगर जब मेरे पास ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, पी ऑब्जॉर्ब, ठीक है, पी ए प्लस पी बी होता तो ये कैसा होता बताइए, आइडियल होता है या नॉन आइडियल होता है। ओके, क्या कह रहे हैं दीक्षा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ, डायरेक्ट भी पूछ लीजिएगा दीक्षा। कभी भी नहीं समझ में आए तो चीजें जो है घबराना नहीं है, हमारी क्लास है, मैं हमेशा आपको 1 क्लास 2 क्लास एक्स्ट्रा जितना लगेगा मैं दूंगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन मेरा मकसद है सिखाना, क्योंकि एग्जाम में काम आता है वो सीखा हुआ ही चीज आता है, रटा हुआ कभी काम नहीं आता। ध्यान से सुना,
मैंने क्या कहा कि आप मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा कि आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताना है, तो फिर से हम क्या चेक करेंगे, HIV रो। हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपने 50 ml लिया और यहाँ पे 20 ml लिया या 30 ml लिया, और ये आपस में क्या हो गया कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वाटर है, अल्कोहल ले लिए, उसके अंदर क्या हो गया, आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो गया। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो गया तो उसका साइज श्रिंक हो जाएगा। साइज श्रिंक हो जाएगा तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे है उतना वॉल्यूम यहाँ नहीं आएगा। अगर ऐसा केस होता है तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जैसे ए का अट्रैक्शन था वो बीबी का अट्रैक्शन था, यहाँ पे ए का अट्रैक्शन था। हो सकता है कि ए और बीबी और यहाँ पे ए बी का, हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण, क्योंकि आगे आपको केस में बताऊंगा क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण जो है सारी चीजें जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जिस कारण से इसका साइज छोटा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग से लगने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, ए का जो है वो क्या हो जाएगा, बीबी और जो है ए बी का जो है बराबर नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात, हमने कहा कि जितना यहाँ पे हीट आप अब्सॉर्ब कर रहा है ये वेपर बनाने के लिए, और यहाँ पे जितना एब्जॉर्ब ये क्या कर रहा है हीट को वेपर में, ये पार्टिकल बी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हो जाने के कारण ये सारा का सारा एनर्जी उससे ज्यादा रिलीज कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जितना ज्यादा कोई भी कंपाउंड स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। आप इस बात को ध्यान रखना कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बन रहा था जिस कारण से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और इस कारण से यहाँ पे डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, ओके, हमने कहा लिखा, ओके। अब हमारे पास ध्यान से सुनिएगा कि रॉल्स लॉ के अनुसार हमने कहा कि भाई जो वैल्यू होगी पी एब्जॉर्ब की वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी कि जो आपने एक्सपेरिमेंटली एब्जॉर्ब किया वो रॉल्स लॉ से मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा था, समझ नहीं आ रहा है क्यों लिया। सॉरी, फिर से बोलिएगा। अच्छा सर, 0 समझ नहीं आ रहा है क्यों लिया। ये कहाँ पे 0? सर आप बोल रहे हो ना कि एब्जॉर्ब की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तो वो अच्छा, ये कह रहे हो कि क्यों नहीं आनी चाहिए, यही है? अच्छा देखो, मैंने क्या कहा कि एक में मैंने जो है वाटर ले लिया, मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, वाटर ले लिया, या आप लोगों के लिए मैं जो है मिथेनॉल ले लेता हूँ, CH3OH। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से भी मौजूद होता है। ठीक है, CH3OH ले लिया। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन का जो है लिक्विड फॉर्म में ले लिया। चाहो तो आप HF भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, या तो आप HCl ले लो, मैंने HCl ले लिया। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। H बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। यस ओके, इसकी करीब करीब जो है 42 जूल के आसपास जो है एनर्जी होती है एक हाइड्रोजन बॉन्ड की। अच्छा मुझे बताइए, जब दोनों को मिलाएंगे, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आपको दो कंडीशन याद रखना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, फॉर्म, और दूसरा क्या होना चाहिए, कार्बन एंड क्लोरीन होना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन है, ये तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये सब चीजें दिख जाए, दोनों कंडीशन, या तो फॉर्म या कार्बन और क्लोरीन, और कार्बन और क्लोरीन कहाँ पे शो करते हैं, जब आपके पास क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ये कहाँ करते हैं, फॉर्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको मैंने क्या कहा कि अगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में।
अब जब एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तो जिसके कारण से क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक कमजोर आदमी खींच रहा है और फिर से दूसरा तेज जोर से, मतलब जो ताकतवर खींच रहा है, तो कौन मुझे ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड भी वैसे ही करता है कि थोड़ा सा उसको क्या कर लेता है, ज्यादा खींच लेता है। और जैसे थोड़ा सा खींचेगा तो यानी कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे आपने 50 ml लिया था, यहाँ पे 30 ml लिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो कितना ml हो जाएगा, 70 ml। ओके, अब हमने कहा कि जितना आपने यहाँ पे हीट को यानी कि वेपर में कन्वर्ट करने के लिए दिया, तो ये एब्जॉर्ब करेगा हीट। ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये भी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब मुझे बताना कि जब कोई ज्यादा स्टेबल हो गया, एक तो पहले से यहाँ पे बॉन्ड बन रहा था ए बी का, और साथ में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एनर्जी ये क्या करेगा, ज्यादा रिलीज कर देगा। सपोज करो कि यहाँ पे हमने 30 जूल दिया और यहाँ पे हमने कितना जूल दे दिया, 20 जूल, और इसने कितना रिलीज कर दिया, 60 जूल रिलीज कर दिया। अब इसने दिया कितना था, इसका 30 और इसका 20, और आपसे रिलीज कितना कर रहा है, 60। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी कम रखता है और ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सारे जो है यानी कि जो है डेल्टा एच, डेल्टा वैल्यू जो है सेम नहीं होगी। अब आपने रॉल्स लॉ के अनुसार से क्या किया, पी एब्जॉर्ब जो होगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, अब हमने कहा कि देखिएगा, मैं 2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा अब आप लोगों का। पी एब्जॉर्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर ये होता तो ये कैसा होता, आइडियल सॉल्यूशन होता। बोलिए, होता कि नहीं होता, क्योंकि अगर जो एब्जॉर्ब वैल्यू पी ए प्लस पी बी के बराबर है तो यानी कि कैसा होता है, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, ठीक है, बोलिए। अब आपके पास यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हो सकता है कि एक बार पी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा हो। अगर मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, अगर जब मैं एक केस आपको जो है 2 स्टेप, अगर ये आइडियल होता। लेकिन अब कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है पी एब्जॉर्ब एक बार ज्यादा हो सकता है। अगर जब पी एब्जॉर्ब प्लस पीबी की वैल्यू यानी कि हो सकता है क्या होगा, पॉजिटिव हो। दूसरा क्या हो सकता है कि पी एब्जॉर्ब माइनस पी ए प्लस पीबी की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि अगर से जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो अगर से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है जो रॉल्स लॉ से आया वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर से निगेटिव होगा तो यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमने नॉन आइडियल का बेसिक चीज तो पढ़ लिया। अब आपको मेरे को बताना है कि इसकी ग्राफ कैसे बनती है, और आपको ट्रिक बतानी है कि कैसे पहचानोगे कि कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव है, कौन जो है यानी कि निगेटिव है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और अभी के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है। फिर मिलेंगे।